हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स शुरू किया था। जिनका भी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स है बीपीएससी एंड यूपीएससी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को शुरू किया था और पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। पूरा ग्राफिकल मेथड को मैंने एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं पापा वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ग्राफिकल मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट, वर्किंग रूल्स एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब एक वीडियो में आपका पूरा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलपी को पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा है सिंपलेक्स मेथड और एक है कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो मेथड है। ठीक है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जिसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है, उसको ये सॉल्व कर सकता है ओनली। लेकिन जो सिंपलेक्स मेथड है इसमें टू और मोर देन वेरिएबल को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जो सिंपलेक्स मेथड है ये बहुत पावरफुल मेथड है। ठीक है, तो आइए हम लोग ब्रीफली पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, जिससे होगा ये कि हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपी। ठीक है, जब भी हम एलपी कहेंगे इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को दो तरह से, दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सिंपलेक्स मेथड। तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है वी यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपी व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कंटेन ओनली टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दो वेरिएबल को कंटेन करता है। ठीक है, z अगर दो वेरिएबल कहने का मतलब में से z है, ठीक है, वो x1 प्लस x2 को कंटेन करेगा। ठीक है, यानी दो वेरिएबल को कंटेन करेगा, तब हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सिंपलेक्स मेथड को भी देख लेते हैं, ये होता क्या है। सिंपलेक्स मेथड कहता है वी यूज दिस मेथड व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कंटेन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, यानी जब हम लोग सिंपलेक्स मेथड का यूज करते हैं तब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं दो या दो से अधिक वेरिएबल। ठीक है, मान लीजिए कि दो भी अगर कंटेन करता है तब भी हम लोग सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक भी ये कंटेन कर सकता है। ठीक है, इस तरह से 5, 6, 7 जितने भी वेरिएबल होगा हम लोग इससे क्या करेंगे, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सिंपलेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो हम लोग ग्राफिकल मेथड में कुछ जो पॉइंट है जो हर एक प्रॉब्लम में होता है, किसको क्या कहा जाता है, किस पोर्शन को क्या कहा जाता है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, तो पहला है सोल्यूशन। ठीक है, n टपल्स x1 x2 डॉट xn which satisfy all constants। ठीक है, यानी ax less than equal to or greater than equal to b is called solutions of LP। ठीक है, यानी जो कांस्टेंट है, जितना भी कांस्टेंट होगा वो या तो लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, या बराबर होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन के बाद आता है फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है, कह रहा है अ सॉल्यूशंस x1 x2 xn which is also satisfy non-negative restrictions x greater than equal to 0 is called feasible solution of LP। मतलब जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसे हम लोग
फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे जब वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करेगा। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब होता है कोई जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अ फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑल्सो ऑप्टिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। जब भी ऑप्टिमल या ऑप्टिमाइज का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होता है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी अ फिजिबल सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज, यानी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसे कहेंगे जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, तब हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो दिया हुआ है द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। ठीक है, यहां फाइंड x1 x2 xn विच ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब हो सकता है मैक्सिमाइज भी हो मिनिमाइज भी हो। ठीक है, z c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 cn xn। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट जो है इसको कहा जाता है सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn लेस देन इक्वल टू b1 और ग्रेटर इक्वल टू b1। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया हुआ इक्वेशन ही है सारा, ये सारा यहां से यहां तक क्या है, सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn लेस देन इक्वल टू b2 और ग्रेटर देन इक्वल टू b2 डॉट डॉट डॉट, यानी m तक आएगा। ठीक है, उसके बाद am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट 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 amn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, टोटल जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं हम लोग b, इक्वेशन b। ठीक है, उसके बाद एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, x1 x2 x3 ठीक है डॉट 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 xn तक है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है a इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अर्थात मैक्सिमाइज भी हो सकता है मिनिमाइज भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी जो a जो है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो मैक्सिमाइज भी हो सकता है मिनिमाइज भी हो सकता है। और इसके बाद b यहाँ पे दिया हुआ है, जो b मैंने यहाँ पे माना है। ठीक है, तो b इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, आपको आसानी होगा जब प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा तो समझने में कि कौन कांस्टेंट है, कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कौन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, उसके बाद c यहाँ पे मैंने लिखा है c इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज ऑल वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे है, ठीक है, कितने वेरिएबल है, xn, यानी x यहाँ पे वेरिएबल आपका x1 से लेकर कितना तक है, xn तक है, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए किसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और किसको कांस्टेंट कहते हैं और किसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैट्रिक फॉर्मेशन में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग इज एज फॉलोज, ऐसे दिया हुआ है x1 x2 डॉट 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 xn विच ऑप्टिमाइज, यहाँ पे ऑप्टिमाइज z बराबर दिया हुआ है c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 cn xn। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट डॉट
1n xn लेस देन इक्वल टू b1 और ग्रेटर देन इक्वल टू b1, ठीक है। ये दिया हुआ टोटल यहाँ आपका जो है लास्ट कितना तक दिया हुआ है, a m1 x1 प्लस a m2 x2 प्लस डॉट 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 a mn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, z का जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, c1 c2 डॉट 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 cn और उसका वेरिएबल x1 x2 xn, ठीक है। ये हम लोग क्या लिख दिए, ऑप्टिमाइज लिख दिए। अब सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, a11 सारा का कॉफिशिएंट लिख दीजिए, a11 a12 डॉट 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 a1n, ठीक है। इस तरह से a21 इसका ले लेंगे हम लोग a21 और a22, ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा a2n और उसके बाद डॉट 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 am1 यानी am1, ठीक है, उसके बाद am2 डॉट 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 amn यानी लास्ट तक हम लोग इसका कॉफिशिएंट ले लिए। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट यानी और x1 x2 x2 इसका वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू वर्ग इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b1 b2 bm तक होगा, ठीक है। उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x1 x2 जो वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, xn तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं जो ये कॉफिशिएंट आपका टोटल दिया हुआ इसको अगला हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो अब दिया हुआ है वेरिएबल को अगर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल X, ठीक है, और जो B दिया हुआ है यहाँ पे इसको हम लोग कैपिटल B मान लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिमाइज बराबर क्या हो जाएगा Cx, क्या हो जाएगा Cx, ठीक है, Cx हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको कैपिटल A मान लीजिए आप, ठीक है। तो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बराबर आपका हो जाएगा Ax, ठीक है, लेस देन और बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिए हैं, B ले लिए हैं, तो यहाँ पे B हो जाएगा। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या माने हैं, X माने हैं, तो X ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। शॉर्ट में आप इस तरह से मैट्रिक फॉर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका जनरल फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इससे प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ग्राफिकल मेथड का, कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किस पोर्शन को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। और कल से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम पर, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने सिलेबस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोस को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स है बीपीएससी एंड यूपीएससी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू बीपीएससी सिलेबस सेक्शन 2 को शुरू किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज उसका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। कुछ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, कैसे सॉल्व होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे होगा ये कि जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम को कंसीडर किया है, ठीक है। कंसीडर अ लीनियर ऑप्टिमाइज, ठीक है। वो क्या है, z हम लोग माने हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन c1 x1 प्लस c2 x2, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है।
और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हम लोगों ने लिया है a11 x1 प्लस a12 x2 लेस देन और इक्वल टू b1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू b1 या ग्रेटर देन इक्वल टू b1 ये लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b2, ठीक है, ये दो हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है, ठीक है। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप में। स्टेप फर्स्ट कह रहा है कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन इक्वेशन। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और नॉन नेगेटिव को भी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशन में, ठीक है। हम लोग कन्वर्ट कर लिए इक्वेशन में और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। इक्वेशन 1 मान लिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लिए। यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हैं, इक्वेशन देख रहे हैं, ये सारा जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 कहता है ठीक है, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो हम लोगों ने कांस्टेंट निकाला है, ठीक है। वी टेक x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0 ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अर्थात जो हम लोगों ने कांस्टेंट यहाँ पे निकाला है इसमें से हम लोग को अब पॉइंट निकालना है, वर्टेक्स निकालना है लाइन का, ठीक है। तो अगर हमको मान लीजिए कि ये आपका जो है x1 है और x2 है, ठीक है। अब हमको अगर x1 पर जो x1 एक्सिस है इस पर किस जगह पे कट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, x2 को 0 मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमको निकालना है इसमें जाते हैं, देखिए फर्स्ट लाइन कट x1 एक्सिस एट पॉइंट A, ठीक है, किसी पॉइंट पर कट करेगा तो ये पॉइंट कैसे आया वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसमें जब हम लोग x2 को 0 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप x2 को 0 ले लीजिए। जब हम लोग इक्वेशन 1 में x2 को 0 लेंगे तो ए पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया, तो बचा मेरे पास क्या 1 x1, ठीक है, बराबर b1 बचा, ठीक है। क्या तो x1 यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा b1 बटे क्या हो जाएगा a11, ठीक है। तो यहाँ से x1 हम लोगों ने निकाला, यानी ये वर्टेक्स क्या हो गया b1 a1 1 0, यानी x2 0, ये आपका हो गया x1 और ये हो गया आपका x2, ठीक है। तो अगर ये इसकी कोई वैल्यू आती है, मान लीजिए 2 है, तो ये यहाँ पे कट करेगी, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ये जो पॉइंट है b1 बटे a11 0 यहाँ पे कट किया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसी लाइन पर अब x एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, जो x1 है उसको 0 मान लेते हैं। x1 को 0 मानेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अब क्या कीजिए, x1 को 0 मान लीजिए, तो x1 को 0 मानेंगे, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a12 x2 बराबर b1 है, ठीक है। फिर यहाँ से अब x2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी b1 बटे a12, ठीक है। x2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी जगह पे वो कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और क्या हो जाएगा b1 बटे a12, ये पॉइंट हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन हम लोग दोनों को मिला देना है, इस स्ट्रेट पॉइंट लाइन को हम लोग मिला देना है, इसको मिला दिए। अब फिर आएंगे हम लोग जो कांस्टेंट, यहाँ हमें दूसरा कांस्टेंट दिया हुआ है, इससे x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग सेकंड लाइन की अगर बात करें, सेकंड लाइन कट x1 एक्सिस एट पॉइंट C b2 बाई a21 0। जब हम लोग x2 बराबर 0 पुट कर देंगे, ठीक है, सेकंड कांस्टेंट में, इसमें जब हम लोग x2 बराबर 0 तो ये पोर्शन 0, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो b2 बटे क्या हो जाएगा a21, ठीक है। तो b2 बाई a21 और 0 हो गया x2। उसके बाद फिर हम लोग जब x
टू एक्सिस पर निकालेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, D0 B2 बाई A22, अर्थात जब हम लोग x1 को 0 लेंगे, यहाँ पे x1 को 0 ले लीजिए तो x1 0, ये पोर्शन 0 हो गया, तो ये यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2 बाई A22, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। तो दूसरे लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। कॉमन फिजिबल रीजन का मतलब होता है जब ये लाइन को हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, और इस लाइन को ड्रॉ किए, वो दोनों के अंदर होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग मैथ में पढ़े, जो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, ठीक है, इस लाइन में भी वो एरिया आता हो और इस लाइन में भी वो एरिया आता हो, ठीक है। तो एक ही एरिया है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, आपका कॉमन फिजिबल रीजन कहलाएगा, ठीक है। यानी कॉमन, दोनों में कॉमन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप 3 में देखते हैं, कह रहा है स्टेप 3 फाइंड कॉमन फिजिबल रीजन। तो ये कॉमन फिजिबल रीजन हो गया। यहाँ पर जो दोनों लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट को हम लोग, यही पॉइंट को हम लोगों को निकालना होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है। जब ये पॉइंट निकल जाएगा, फिर इस पॉइंट को निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे और फिर कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शोज दैट कॉमन फिजिबल रीजन ऑलवेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी ये चीज जो शो कर रहा है कि नेगेटिव है ही नहीं, यानी x1 की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये भी, तो ये हमेशा किस चीज को शो करता है, ये करता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, ठीक है। नाउ पुट x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 इफ, इसमें दो कंडीशन आता है। जब हम लोग पुट करेंगे x1 बराबर 0 किसमें, कांस्टेंट में, जब पुट करेंगे तो, या इफ 0 0, जब x1 0 x2 0 ले लेंगे हम लोग, तो अगर कांस्टेंट में पुट करेंगे, अगर वैल्यू को सेटिस्फाइड कर देता है, जैसे इनइक्वालिटी में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, अगर इस चीज को सेटिस्फाइड कर देगा, ठीक है, अगर वो चीज को सेटिस्फाइड किया, ठीक है, मान लीजिए कि ये सेटिस्फाइड द कांस्टेंट, देन कॉमन फिजिबल रीजन कंटेन दैट पार्ट ऑफ corresponding लाइन विच कंटेन 0 0, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड किया तो कॉमन फिजिबल रीजन उस पोर्शन को हम लोग लेंगे जो पोर्शन 0 0 को कंटेन करता हो, ठीक है, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉमन फिजिबल रीजन होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, 0 0 पुट करने के बाद कांस्टेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तब हम लोग क्या करते हैं, डज नॉट सेटिस्फाई, देन कॉमन फिजिबल रीजन कंटेन दैट पार्ट विच डज नॉट कंटेन 0 0, जो 0 0 को कंटेन नहीं करेगा, उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट को हम लोग कॉमन फिजिबल रीजन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, टोटल वर्टेक्स निकालते हैं लास्ट में। वर्टेक्स यानी यहाँ का पॉइंट निकालते हैं, यहाँ का इंटरसेक्शन वाली पॉइंट निकालते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सारे पॉइंट को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद, ठीक है, इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अर्थात z, इसमें आपको कहा जाता है या तो आप मैक्स निकालिए, ठीक है, या मीन निकालिए। मैक्स या मीन निकालने के लिए कहा जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, फाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को निकाल लेंगे। z में हमको या तो मैक्स कहा जाएगा या मीन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां से वर्टेक्स निकालेंगे जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो पॉइंट मैक्स कहलाएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आएगी वो मीन कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे कि किस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकली, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैक्सिमाइज z बराबर 5x1 प्लस 3x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है। और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मैंने लिया है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 और 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10,
ठीक है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा है, द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज, जो दिया हुआ मैंने सेम उतार दिया। ठीक है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे उतार दिया है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों को मैं पहले ही नोट डाउन कर देता हूँ, इसलिए कि अगर पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको समझाना और सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए समय को बचाने के लिए आपको प्रॉब्लम को समझना है कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। ये चीज़ आप लिखा हुआ है उसको बस उतार दिए हैं। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो कैसे बनता है उस चीज़ को समझना है। एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, आपका पूरा ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको मैथ को कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब सबसे पहला जो काम होता है ग्राफिकल मेथड में, तो जो इन इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जितना भी कांस्टेंट है इसको हम लोग फर्स्टली क्या कर देते हैं, वी कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करने का काम क्या करते हैं, पहला सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट 3x1 प्लस 5x2 बराबर। ठीक है, इसको जो इन इक्वेशन है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 15, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको आप। ठीक है, दूसरा को आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x1 प्लस 2x2, ये बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, और जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है इसको भी हम लोग जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, x1 बराबर 0, ठीक है, एंड x2 बराबर 0। ठीक है, इसको 3 मान लीजिए आप। तो ये पहला प्रोसेस हम लोगों ने किया कि जो ग्राफिकल मेथड में इन इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। फर्स्टली हम लोग क्या किया, वी कन्वर्ट ऑल इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस करते हैं इसमें क्या करते हैं कि हम लोग वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये L1 है, ये फर्स्ट L1 यानी पहला स्ट्रेट लाइन यह हो गया, L2 हो गया। ठीक है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 को एक बार 0, x2 को एक बार 0 लेते हैं, उससे हम लोग को यहाँ पे पॉइंट निकल जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लाइन में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, इसमें अगर हम लोग x2 की वैल्यू 0 लेते हैं तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट जब करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3x1 बराबर कितना बच जाएगा 15। ठीक है, तो x1 को इधर रख लीजिए आप, x1 बराबर कितना हो जाएगा 15/3, अर्थात क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 0। ठीक है, ये आ गया। ये आपका जो स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, यानी ये क्या हो जाएगा x1 एक्सिस पर हो गया। ठीक है, x1 एक्सिस पर ये कट करेगी या इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इसी से हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसी से अगर फिर हम लोग ले लेते हैं कि x1 बराबर क्या ले लेते हैं 0, जैसे x1 बराबर 0 लेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे 0 होगा ये वाला पोर्शन मेरे पास आएगा, अर्थात क्या आ जाएगा 5x2 बराबर 15। ठीक है, यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 15/5, अर्थात क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यानी इसको अगर हम लोग इस पॉइंट को b मान लेते हैं तो b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट b बराबर x1 को 0 माने हैं और इसकी वैल्यू 3 आई है। ठीक है, तो 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, x2 एक्सिस पर कट करेगी। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर सेकंड लाइन की बात करेंगे हम लोग, सेकंड स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से अब हम लोग फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ पे जब हम लोग x2 की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, जैसे x2 की वैल्यू हम लोग 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये इधर से आएगा, कितना हो जाएगा x1 बराबर, टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा दिखाई देते हैं 5, ये 0 हो गया तो 5x1 बराबर 10। ठीक है, और यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे
10/5 अर्थात 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब फिर हम लोग x2 की वैल्यू निकालते हैं, तो पुट हम लोग क्या कर देंगे, फिर पुट कर दीजिए आप x1 बराबर 0। जैसे x1 बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, ये बच गया, अर्थात 2x2 बराबर 10। ठीक है, और x2 बराबर 10/2 अर्थात 5। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेते हैं, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेंगे क्या, C, तो C हो जाएगा आपका 2 0। ठीक है, तो ये C जो है कहाँ कट करेगी, x1 एक्सिस पर। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ पे कट करेगी, तो x2 एक्सिस पर। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हम लोग ग्राफ में। ठीक है, जो मेन पर्पस है मेरा, पॉइंट को फाइंड आउट करने का मेन पर्पस है हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये मेरा एक ग्राफ हम लोगों ने खींचा। ठीक है, ये ग्राफ हम लोगों ने खींचा, तो ये x1, ठीक है, ये x2, ठीक है, और ये वर्टेक्स ओ, ये क्या है, 0 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से जो वर्टेक्स हम लोगों ने निकाला वो क्या है, 5 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और इधर भी मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग को मिलाना है। देखिए, वर्टेक्स ए कह रहा है x1 एक्सिस पर 5 0 है, अर्थात यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका पॉइंट मेरा जो a है, अर्थात a बराबर हो जाएगा 5 0। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट b अगर बात करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, तो b यहाँ अगर बात करेंगे तो 0 3 है, तो 0 3 पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये है आपका 0 3, अर्थात ये आपका पॉइंट हो जाएगा, b पॉइंट आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 3। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मैच करा देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला दीजिए आप। जैसे इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो ये आपका मिल जाएगा, यहाँ से मिला स्ट्रेट लाइन, ये आपका पहले के लिए हो गया। ठीक है, पहले वाला जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ने निकाला था L1 के लिए हो गया। ठीक है, L1 हो गया। अब फिर हम लोग L2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, L2 के लिए जब पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो L2 के लिए पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, L2 के लिए x1 एक्सिस पर क्या है, C आपका है जो 2 0 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, C 2 0 हो गया। अब उसके बाद फिर नीचे वाला देखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे है x2 एक्सिस पर D आपका 0 5 है, तो 0 5 यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका D है 0 5। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको मिलाना है, तो इसको मिला दीजिए आप। ठीक है, पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारा कॉमन फिजिबल रीजन बाहर जा रहा है या आपका 0 की तरफ आ रहा है, उसको चेकआउट करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 0 x1 बराबर 0 x2 बराबर 0 पुट करते हैं, कांस्टेंट में पुट कर दीजिए। तो आप देखिएगा जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 15 जो हम लोग कंडीशन पढ़ा था, तो वो चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। 15 जो है क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है ना, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो अर्थात इसका जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा पहला इक्वेशन का, उसका नीचे की ओर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, नीचे की ओर, टोटल इसका नीचे की ओर होगा। ठीक है, नीचे की ओर ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लाइन को हम लोग फिर 0 पुट करते हैं इस पर, तो इस पर भी हम लोग जब देखेंगे तो 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो 10 है, तो ये भी इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कांस्टेंट है मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है कि 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर, तो बड़ा है तो सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका भी रीज़न क्या होगा, जो L2 है मेरा,
इसका भी रीजन नीचे की ओर 0 की ओर आएगा, ठीक है। तो कॉमन फीजिबल रीजन अब दोनों का देखेंगे कि कॉमन फीजिबल रीजन कहाँ है। तो कॉमन फीजिबल रीजन इसका आप देख लीजिए कि कॉमन फीजिबल रीजन ये वाला पोर्शन आ रहा है, यानी दोनों में जो पोर्शन है वही कॉमन फीजिबल रीजन हो जाएगा। तो ये कॉमन फीजिबल रीजन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी, इसको हम लोग पॉइंट पी मान रहे हैं, इसको अब फाइंड आउट करेंगे। जब इसको फाइंड आउट कर लेंगे तब हम जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए चलते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 और 2 में पॉइंट पी को फाइंड करने का 2 तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप, ठीक है, जैसे कि है हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिख दें, अगर x1 प्लस 5x2 बराबर 15, ठीक है, 5x1 प्लस 2x2 बराबर 10, ठीक है। 2 तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, घटा के हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे x1 को। अर्थात और एक मेथड है कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, अगर इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को लिख दें, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x1 प्लस 5x2 माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। इसको और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5x1 प्लस 2x2 माइनस 10 बराबर 0, यानी 15 को इधर ले लिए और 10 को इधर ले लिए। तो इक्वेशन हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब निकाल लेंगे x1 x2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। x1 x2 की वैल्यू अब आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, x1 लिख दीजिए यहाँ पे, x1, ठीक है, बराबर, फिर लिख दीजिए x2, ठीक है, बराबर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लीजिए 1, ठीक है। अब हम लोग फाइंड कैसे करते हैं यहाँ से x1 x2 की वैल्यू, ये देख लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को x1 की वैल्यू निकालनी है तो x1 को हम लोग छिपा देते हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस है तो 10 बचे 50, माइनस के साथ आएगा, क्या हो जाएगा 50, माइनस 50 हो गया। उसके बाद फिर 50 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव के साथ आता है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ आएगा, इसका भी नेगेटिव है तो गुना कर देंगे, इसको हटा दीजिए, तो इस दोनों को गुना कर दें, कितना होगा 15 दूनी 30, इसका नेगेटिव पहले से है और एक नेगेटिव आ जाएगा तो कितना होगा प्लस, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x2 की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x2 को आप छिपा दीजिए। जब छिपा देंगे तो ये वाला पोर्शन कांस्टेंट और ये वाला पोर्शन बचा, तो हम लोगों ने यहाँ से जहाँ से छोड़े हैं वहीं से हमको लेना है। तो 15 को इससे गुना करिए, कितना होगा 75, ठीक है, माइनस के साथ, माइनस है इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये सेकंड टाइम में जब गुना करते हैं, इस पर जब बैठाते हैं माइनस के साथ बैठाते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 10 या 30 हो गया, और इसका माइनस और एक और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 30, और कांस्टेंट का, ठीक है। अब कांस्टेंट वाला पोर्शन छिप जाएगा, इससे इसको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 25, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, किसी एक को ना किसी 2 को लेंगे और x1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 बराबर क्या होगा -20 बराबर x2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, 4, 75 बराबर यहाँ आपका कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, -19। तो सब में माइनस है तो सब के माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 10 बराबर, अगर इसके बराबर हम लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, तीनों आपस में बराबर है तो किसी 2 को ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 20/19 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगी यहाँ से x2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x2 की वैल्यू, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 45/19, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग यानी हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट P है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट P, यानी पॉइंट P की वैल्यू कितना है, x1 बराबर 20/19, ठीक है, 19
और x2 बराबर 45/19। ये हमारे जो है पॉइंट P की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पॉइंट P की जब वैल्यू आ गई, अब हम लोग कॉमन फिजिबल रीजन निकालेंगे। कॉमन फिजिबल रीजन मतलब Z निकालेंगे। Z हम लोग इस वर्टेक्स पर देखेंगे कि जो कॉमन फिजिबल रीजन है, जिस जिस पॉइंट के वजह से कॉमन फिजिबल रीजन है, उस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, ये और ये वाली पॉइंट, हम लोग को चारों पॉइंट पर पहले Z निकालना होगा। इस चारों पॉइंट पर हम लोग Z को निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस पॉइंट पर जो है मैक्सिमाइज है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमाइज होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे Z की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नाउ वी फाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग Z बराबर कितना है मेरे पास 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, एट पॉइंट किस पॉइंट पर हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से हमको निकालना है। तो हमको 0 0 पर निकालना है, यानी O 0 0 पर निकालना है। ठीक है, कहाँ और C 2 0 पर निकालना है। उसके बाद ये पर पॉइंट पर निकालना है हम लोग को, और इस पर भी निकालना है, यानी B 0 3 पर निकालना है और पॉइंट P पर निकालना है। ठीक है, पॉइंट P पर भी हम लोग को निकालना है। सब पर वैल्यू हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग सारा पर निकालेंगे। ठीक है, 45/19। तो इस पॉइंट पर पहले हम लोग जितने भी यहाँ पे पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम लोग Z की वैल्यू को फाइंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फाइंड कीजिए वैल्यू को। तो Z बराबर सबसे पहले Z एट 0 0 पर अगर फाइंड कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी Z की। तो वैल्यू यहाँ पे जब इस पर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा Z की वैल्यू 0। ठीक है, सब 0 हो जाए, x1 0 x2 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। के बाद Z एट 2 0 पर निकाल लीजिए, इस पॉइंट पर निकाल लीजिए। तो Z यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे पुट कीजिए 5 गुना 2 प्लस 0, चूंकि x2 की वैल्यू 0 है, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद Z एट 0 3 पर कीजिए। ठीक है, तो Z यहाँ से क्या, Z की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो x2 3 है, x1 0, तो ये 0 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Z एट P पर हम लोग निकाल लेंगे, यानी 20/19। ठीक है, 45/19। इस पर Z की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो Z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 5x1 की वैल्यू 20/19 प्लस, ठीक है, 3 इंटू 45/19। जब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 12.32 के करीब, अर्थात इसको जब पूर्णांक में लिखेंगे तो 12/7/19 आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस पॉइंट पर वैल्यू आई सबसे ज़्यादा, यहाँ पे यानी इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और ये तो 10 है और ये क्या है 9 है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पर हम लोगों ने Z की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, वो है आपका पॉइंट P पर। ठीक है, तो हेंस द रिक्वायर सॉल्यूशन ऑफ LPP इज, क्या हो जाएगा, x1 बराबर आपका कौन सा हमको मानेंगे, यानी 220/19, और x2 बराबर 45/19 हो जाएगी वैल्यू। एंड मैक्स Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स Z बराबर, ठीक है, जो वैल्यू मैक्सिमम आया है 12.7/19। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द
फॉलोइंग LPP ग्राफिकली, ठीक है। यानी ग्राफिकल मेथड से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व होता है, प्रोसेस भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, ठीक है। यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ पे मिनिमाइज है, ठीक है। मीन z बराबर दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 2x माइनस वाई, ठीक है। और सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। एंड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे उतार दिया है सॉल्यूशन के तौर पर, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द गिवन LPP इज, ठीक है, मिनिमाइज जो दिया हुआ है मिनिमम z 2x माइनस वाई, ठीक है। और सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट यहां दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो मैंने उतार दिया है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट एंड non-negative restriction into equation, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन में इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और x प्लस 2y बराबर 8, इक्वेशन 2, ठीक है। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x बराबर 0, y बराबर 0, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें x1 x2 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे xy है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, xy कभी आता है कभी x1 x2 में आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। मेरा मकसद क्या है कि कॉमन फेजिबल रीजन को निकालना, ठीक है, ग्राफ बना के। तो यहाँ पे हम पॉइंट को निकालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ग्राफ अगर बनाएंगे तो पहले पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग अगर L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू अगर 0 पुट कर देंगे इक्वेशन इसमें, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, देन x इक्वल टू आपका निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे अगर पॉइंट हम लोग a मान लेते हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका कितना, 5 0, ठीक है। ये किस पर काटेगा, ठीक है, तो ये x एक्सिस पर काटेगा, दैट मीन्स ये एट x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसी से इक्वेशन 1 से हम लोग को फिर निकालना है कि y एक्सिस पर कहां काटेगा, ठीक है, वहां से पॉइंट निकालना है। तो यहां पे हम लोग इस बार फिर क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे y निकल जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट अगर b मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 5, ये कहां काटेगा, y एक्सिस पर, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमको निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है, फ्रॉम सेकंड। यहां पर अगर हम लोग फिर लेते हैं x, ठीक है, y इक्वल टू अगर 0 ले लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, x बराबर 8 हो गया। तो पॉइंट अगर हम लोग इसको c मान लेते हैं तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 8, ठीक है, और 0, कहां पे,
एट एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद इसी से फिर जब हम लोग वाई एक्सिस पर निकालेंगे, ठीक है, तो एक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जैसे पुट करेंगे, ठीक है, ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इधर 2 जाएगा यानी 4 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये अगर d मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0 और ये 4, ये कहां पे काटेगा, y एक्सिस, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल पॉइंट यहां पे निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ग्राफ खींचना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आपका 0 0 है, यानी वो मान लेते हैं ये 0 0, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वहां से पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट हम लोग का ए है, 5 पर कटिंग कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5, यहाँ पे पॉइंट ए बराबर 5 0 है, ठीक है। उसके बाद एट एक्स एक्सिस पर है, पुट जब फिर बी वाई एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, तो वाई एक्सिस में क्या है 0 5 है, तो 0 5 फिर हम लोग वाई एक्सिस में मान लेते हैं 0 5, यहाँ पे वाई एक्सिस पर है 0 5, ये आपका बी पॉइंट हो गया 0 5, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, इस दोनों लाइन को मिला देते हैं हम लोग, जैसे इसको मिला दिए हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग मिला दिए। उसके बाद फिर सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे, ये हो गया आपका L1, क्या हो गया ये L1। अब हम लोग अगर L2 की बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो C पॉइंट हमको देखिए यहाँ पे C है 8, C यहाँ पे मान लीजिए कि ये C है और ये 8 0 है, ठीक है। उसके बाद एट एक्स एक्सिस पर हो गया, एंड वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर 0 4 है, तो वाई एक्सिस पर 5 से थोड़ा छोटा होगा तो यहाँ पे 0 4 है। बस इस दोनों पॉइंट को फिर हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस दोनों पॉइंट को जैसे मिलाएंगे ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कि दो स्ट्रेट लाइन हम लोग को, दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन का हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा रीजन कॉमन फिजिबल रीजन होगा। देखिए कॉमन फिजिबल रीजन कहने का मतलब जो दो स्ट्रेट लाइन है वो उसके अंदर आना चाहिए, दोनों के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेटिस्फाई करते हैं 0 0 0 को, ठीक है, 0 0 पुट करते हैं इन इक्वेशन में। यहाँ पे जैसे हम लोग 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये यानी इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर देख लीजिएगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 यानी 5 से बड़ा है, ठीक है, 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाइड कर दे, एक कंडीशन को फुलफिल किया। सेकंड में अगर फिर 0 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 होगा, तो ये भी क्या है, इससे भी सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अर्थात दोनों का जो कॉमन फिजिबल रीजन आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, दोनों यानी 0 की तरफ, ठीक है। तो इसका कॉमन फिजिबल रीजन कौन हो जाएगा, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इस इक्वेशन का ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन, तो कॉमन फिजिबल रीजन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया कॉमन फिजिबल रीजन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखिए कि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अगर हम लोग P मान लेते हैं तो इसको हम लोग निकालना होता है। जब इसको निकालेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, यहाँ पे आपका था, यहाँ पे 0 4 वाला पॉइंट है यानी D वाला पॉइंट, ठीक है, ये D है। तो ये भी पॉइंट मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये वाला पॉइंट हमको मालूम नहीं है। अब इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, इसको P को फाइंड आउट करते हैं, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व होता है, अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो दो इक्वेशन में कैसे आप वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं, तो इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कल बता दिया था, जैसे कि आप देखिएगा कि हमको x1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो x1 यहाँ पे x1 रख दिए, तो x1 को छिपा देंगे और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a2 c2 a2 c2 और यहाँ नीचे छोड़े तो नीचे से ही जाएंगे, तो a4 c1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे c1 पे छोड़े हैं तो इसको छिपा देंगे, फिर c1 a3, ठीक है। तो नीचे से फिर नीचे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा c2
a1, C2 a1 माइनस के साथ, ठीक है। ये फार्मूला का माइनस है। अब जब अगर कांस्टेंट में माइनस रहेगा तो वो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कांस्टेंट को छिपा देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a4 a1 a4 और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a3 a2, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन इतना में, तो पहले हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस इस 5 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा आप। इसकी जो वैल्यू आएगी x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा P पॉइंट मेरा हमको मिल गया क्या, 2 3, ठीक है। 2 3 यहाँ पे हमको मिल गया। ये वैल्यू जो हो गया P का 2 3 हो गया, ठीक है। अब 2 3 भी मिल गया, सारा पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको। अब सारा पॉइंट पर हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे कि मैक्सिमम बोल रहा है कि मिनिमम बोल रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम बोल रहा है तो मिनिमम हम लोग निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें कॉमन फीजिबल रीजन वाला पॉइंट कौन कौन सा हो गया, ये वाली पॉइंट, ठीक है, ये और ये 3 पॉइंट। तो हम लोग को कॉमन फीजिबल रीजन किस किस पॉइंट पर निकालना होगा, एट 0 0, उसके बाद 5 0 0 4 इस पॉइंट पर, उसके बाद एंड P पर निकालना होगा, ठीक है। P पर निकालना होगा यानी 2 3 पर निकालना होगा। तो सबसे पहले Z हम लोग एट P पर निकालते हैं, Z एट P अर्थात 2 3 पर निकालते हैं। तो Z क्या आ जाएगा, तो Z आ जाएगा Z बराबर 2 इंटू 2, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वेशन में रखेंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप Z एट 0 0 पर अगर आप देख लीजिएगा तो Z की वैल्यू क्या आएगी 0 0, ठीक है। यहाँ पे 0 0 यानी x 0 y 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। उसके बाद Z एट किस पर निकालेंगे 5 0 पर निकाल दीजिए। तो 5 0 पर तो Z की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 5 0, तो 5 यहाँ पे पुट के करेंगे क्या हो जाएगा 10, और ये 0 हो गया तो यानी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर Z एट 0 4, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आएगी 0 4। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग Z की वैल्यू रखेंगे तो X की वैल्यू 0, और यहाँ पे देख लीजिए आप क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -4, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर दे रहा है, तो इस पॉइंट पर यानी 0 4 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन एलपी, ठीक है। यानी यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z मेरा मीन क्या हो जाएगा, एंड मीन z बराबर क्या हो जाएगा आपका जो मिनिमम वैल्यू आया यानी -4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द एलपी प्रॉब्लम ग्राफिकली, ठीक है, या बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमाइज, ठीक है। मैक्स z बराबर दिया है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है 3x1 प्लस 2x2, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट दिया हुआ है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी पर जो है आपका कॉमन फिजिबल रीजन डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज उतार दिए हैं, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज नहीं, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे किया है। द गिवन LPP इज Z max 3x1, वही चीज को उतार दिया मैंने,
और उसको सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जितना भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिया हुआ है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट ऑल कॉन्स्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इनटू इक्वेशन, देन वी गेट, ठीक है। इसको इक्वेशन में हम लोग अगर कन्वर्ट कर देंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको L1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 मान लिए, L2 मान लिए, ठीक है। और x1 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारा क्या करता है, ऑल इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सारा जो है, जो भी इक्वेशन यहाँ पे है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग को इस दो इक्वेशन से क्या करना पड़ता है, हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो कट कहाँ पे करेगा, कट x1 एक्सिस एट पॉइंट PT, किस पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, x2 को अगर 0 ले लेते हैं तो x1 की वैल्यू आएगी, तो पुट कर देते हैं हम लोग, पुट x2 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x1 ये 0 हो गया तो 1 आ गया। तो ये पॉइंट अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी 1 0, ठीक है। फिर अगर इसी इक्वेशन में हम लोग किसकी बात करें, यानी किस x2 एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी, तो इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पुट x1 इक्वल टू, इस बार 0 पुट कर दीजिए आप, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जैसे x1 0, तो ये आ जाएगा -1, अर्थात -1। तो पॉइंट हम लोग अगर इसको मान लेते हैं C है, ठीक है, नहीं सॉरी B है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 -1, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर बात करें हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2, तो x एक्सिस पर किस जगह पे कट करेगा, ठीक है, x एक्सिस पर, दैट मीन्स यहाँ पे x1 एक्सिस पर कट x1 एक्सिस एट पॉइंट, ठीक है, किस पॉइंट पर कट करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पुट कर देते हैं x2 बराबर 0 ले लीजिए, तो x2 इसमें 0 ले लेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x1 बराबर 3, तो पॉइंट अगर हम लोग C मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम लोग बात करें कि x2 एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगी, यानी कट x2 एक्सिस एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कट करेगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट x, इस बार क्या करेंगे, x1 को ले लेंगे 0, तो x2 की वैल्यू आएगी, तो x1 को अगर हम लोग 0 यहाँ पुट करते हैं, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अगर हम लोग D मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 3, ठीक है। अब हम लोगों ने टोटल पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यानी ABCD हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं कॉमन फिजिबल रीजन के लिए, ठीक है। तो कॉमन फिजिबल रीजन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए ग्राफ खींच दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गया आपका x1 एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका x2 एक्सिस, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, O0 0, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों ने पॉइंट को फाइंड आउट किया है, ठीक है। ए पॉइंट हम लोग 1 0 है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 0 हो गया आपका, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि x2 एक्सिस पर किस जगह पे कट कर रही है, तो x2 एक्सिस पर ये कट कर रही है लाइन, ठीक है, 0 -1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, -1 मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 होगा, यानी आपका B पॉइंट ये हो जाएगा 0 -1, ठीक है। अब इस लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, ये लाइन ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है x1 एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रही है, 3 0 3 मान लेते हैं, ये 1 है 2 है 3 हो गया, ये 3 0 हो गया। और x2 एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रही है,
0 3 पर डी, ये आपका हो गया C, और डी आपका देख रहे हैं 0 3, तो 0 यहाँ पे 3 आएगा वाई एक्स टू एक्सिस पर, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये डी 0 3 हो गया। अब इस दोनों लाइन को हम लोग क्या करते हैं, मैच करा देते हैं, मिला दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉमन फिजिबल रीजन मेरा कौन सा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन में 0 0 को पुट करते हैं, ठीक है। आइए पुट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 0 को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 लेस देन इक्वल टू 1, सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखिए आप, तो सेकंड में जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या यह संभव है कि 0 3 के बराबर हो या उससे बड़ा है, तो संभव नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए ये कभी संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, ये संभव नहीं होगा। तो ये अगर संभव नहीं होगा तो ये 0 की ओर, इसका जो है फिजिबल रीजन 0 की ओर नहीं आएगा, ठीक है, इसका फिजिबल रीजन रीजन ऊपर की ओर। देखिए तो ये सेटिस्फाइड किया, पहले वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये, तो ये सेटिस्फाइड किया तो 0 की ओर आएगा कि ये वाला रीजन इधर कॉमन फिजिबल रीजन इसका होगा 0 की ओर, ठीक है। और अरे इस लाइन की अगर हम लोग बात करें CD की, ठीक है, CD, तो CD ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने जो रूल पढ़ा था उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो उसका एबव की ओर जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फिजिबल रीजन 0 से बाहर जाएगा, ठीक है, 0 से बाहर जाएगा, यानी 0 0 से बाहर, ठीक है। अब देखिए जो मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये लाइन ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 0 0 को होल्ड कर रहा है, ठीक है, 0 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है, बट ये जो है 0 0 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाइड 0 0, ठीक है। तो उसका रीजन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन फिजिबल रीजन निकालना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो इसका जो होता है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबॉन्डेड कहते हैं या इनफिनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन फिजिबल रीजन हमको नहीं मिल रहा है, वो इन्फिनिटी पर कहीं बन रहा है, तो हम लोग कॉमन फिजिबल रीजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सो कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो है शोन इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे शो कर रहा है, बट एवब 0 p इतना, ठीक है। तो एवब 0 p d, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, मैक्स z हमको निकालना है, तो मैक्स z बराबर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या इसे कहा जाता है अनबॉन्डेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस द require solution क्या हो जाएगा, require solution of the given LP क्या हो जाएगा, given LPP is क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा have no solution, क्या हो जाएगा, have no solution, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिएगा कि जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में देखिएगा, जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो 0 की ओर नहीं आएगा, 0 से एबव जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा कॉमन फिजिबल रीजन निकालना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनबॉन्डेड सॉल्यूशन कहते हैं, और मैक्स क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, द गिवन LPP इज, ठीक है, जो दिया हुआ मैं उसको उतार दिया है, ठीक है।
तो गिवन एलपीपी एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यानी यहाँ पे मैंने उतार दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको उतार दिया, ठीक है। उसके बाद वी कन्वर्ट ऑल द कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इनटू इक्वेशन। यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट दिया हुआ है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, यानी x1 + 2x2 इक्वल टू 20, इक्वेशन 1 मान लिया इसको। उसके बाद सेकंड कांस्टेंट क्या होगा, x1 + x2 इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 2 मान लिया इसको। उसके बाद x2 = 8, इक्वेशन 3 मान लिए। उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन x1 = 0, x2 = 0, ठीक है, इसको हम लोग 4 मान लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना रहता है, और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, पॉइंट फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, इससे हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम लोग x1 को 0 लेते हैं, एक बार x2 को 0 लेते हैं, उसके बाद टोटल पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इक्वेशन में, अगर हम लोग पहले इक्वेशन की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें, और इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट कर दें, x2 इज इक्वल टू, अगर 0 पुट कर दें इसमें, x इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 0, तो ये 0, यानी x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा, x1 इज इक्वल टू 20, ठीक है, 20 निकल गया। तो ये देखिए, तो ये पॉइंट को अगर हम लोग a मान लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी 20, 0, ठीक है। ये कहाँ पे कट करेगी, ठीक है, तो ये 20 x1 एक्सिस पर कट एट x1 एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन 1 में ही हम लोग अगर सेकंड पॉइंट की बात करें कि x2 एक्सिस पर किस जगह पे कट करेगी, तो हम लोग पुट कर देते हैं क्या, x1 इक्वल टू, इस बार 0 पुट करेंगे तो x2 क्या निकल जाएगा, यानी ये 0 हो गया, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर 10 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लेते हैं b है, ठीक है, तो b पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 10, ठीक है। ये कट करेगा कहाँ पे, कट एट x2 एक्सिस पर कट करेगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में फिर क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम लोग, पुट x2 इक्वल टू 0, तो x1 क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 15 आ जाएगा, तो x1 बराबर 15। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग c मान लेते हैं, तो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 15, 0, ठीक है, कट एट, ठीक है, x1 एक्सिस, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसी से अगर बात करेंगे, तो पुट कर देते हैं हम लोग x1 इक्वल टू 0, देन x2 मेरा निकल जाएगा, यहाँ पे x2 क्या निकल जाएगा, x2 यहाँ पे जब हम करेंगे तो पुट करेंगे, तो ये 0 हो गया, तो बन गया, यानी x2 बराबर 15, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग d मान लेते हैं, तो पॉइंट d मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0, 15, ठीक है, 0, 15 ये पॉइंट हो गया। कट एट, कहाँ कट करेगा ये, तो कट एट x2 एक्सिस, ठीक है, x2 एक्सिस पर कट करेगी, और ये तो पैरेलल है, x2 बराबर दिया हुआ है क्या, 8, तो ये पैरेलल है, तो ये मतलब कि x1 एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ किसको कट करेगी, x2 एक्सिस को, ठीक है। तो आइए हम लोग अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये मान लीजिए x2 है और ये x1 है, ठीक है, और ये 0 O है, 0 0 है, ठीक है। अब हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना, देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग अगर इसको L1 मान लेते हैं, ठीक है, L1, ये हो गया L2 और ये L3, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, 20, 0, मान लेते हैं कि 20 यहाँ पे है, चलिए थोड़ा सा आगे मानते हैं, मान लेते हैं 20 यहाँ पे है, 20, 0, ये हम लोग का पॉइंट A हो गया, ठीक है। और इसी इक्वेशन में हम लोगों ने निकाला है पॉइंट B, 0, 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका 0, 10, ये हो गया B पॉइंट, ठीक है। अब दोनों को हम लोग मिला देते हैं, दोनों को मिला दीजिए, तो ये आपका L1 हो गया, ठीक है।
L1 हो गया। अब L2 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। L2 के लिए हम लोगों ने पॉइंट निकाला है, क्या निकाला है, ठीक है। तो C बराबर 15 है और 0 है। तो मान लेते 15 तो 20 से थोड़ा छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, C है। तो ये पॉइंट अगर आपका C हो जाता है, C अर्थात आपका 15 0 हो गया। और यहाँ से फिर आप देखिएगा इसका भी क्या है, 15 है, 0 15 है। तो 10 से थोड़ा सा क्या होगा, 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो 10, ये 10 है और ये आपको मान लेते हैं कि ये आपका 15 है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका D हो गया, D आपका है 0 15, ठीक है। अब इस दो पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका L2। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे L3, ठीक है। तो L3 में दिया हुआ है x2 बराबर 8, यानी x1 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यानी जो x2 बराबर 8 दिया हुआ है ये x2 एक्सिस को कट करेगी और x1 एक्सिस के पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है तो हम लोग मान लेते हैं ये जगह पे 8 है, ठीक है। तो इसे हम लोग कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, E मान लेते हैं, ठीक है। तो ये E हो गया आपका और पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 0 8, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पैरेलल रहेगी, ठीक है। ये देखिए पैरेलल रहेगा, ये आपका x2 बराबर 8, ठीक है। अब हम लोग को देखिए कि कॉमन फिजिबल रीजन निकालना होता है। तो कॉमन फिजिबल रीजन के लिए हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो यहाँ पे लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो 0 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं। जब हम लोग इन इक्वेशन में 0 0 को पुट कर रहे हैं, मान लीजिए 0 0 0 हो गया, तो यहाँ टोटल 0, तो 0 0 लेस देन इक्वल टू 20, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर इसमें अगर 0 0 पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और x2 0 तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 0 क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। यानी तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात तीनों का जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा वो 0 को कंटेन करेगा, 0 अर्थात इसको कंटेन करेगा। तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए L1 का जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा वो नीचे की ओर होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा इसका, और इस लाइन का भी नीचे वाला होगा, ठीक है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला L1 का नीचे वाला हो गया, और L2 का भी क्या होगा, नीचे वाला होगा, ये वाला पोर्शन होगा इसका। यानी तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, यही वाला कॉमन रीजन है। और यहाँ पे हम लोग को पॉइंट निकालना पड़ता है, ये वाली लाइन, ठीक है। देख लीजिए ये पॉइंट हम लोग निकालेंगे, P वाला हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी हम लोग को Q निकालना है, ठीक है। यानी कॉमन फिजिबल रीजन निकालने के लिए हमको तो ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट से कोई लेना देना, ये सबसे ये पॉइंट हम ई पॉइंट से लेना देना है, इससे और यहाँ पे दो पॉइंट जो इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जेड मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पी और क्यू को निकालते हैं। तो पी और क्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन से कैसे पी और क्यू निकालते हैं हम लोगों ने, सबसे पहले मैंने कल एक फॉर्मूला भी लिख दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग पॉइंट पी को फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। जब इसको हम लोग पॉइंट पी को फाइंड करेंगे तो वैल्यू हम लोग को आएगी, ठीक है, 10 5, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे L1 और L2 से, ठीक है, मान लीजिए कि इसको घटा दिए हम लोग, ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो 2x2 इससे घटेगा, तो x2 बचा, x2 बराबर 20 - 15 बराबर कितना आ जाएगा, x2 बराबर 5 को जब इसमें पुट कर देंगे x2 बराबर, तो फिर x1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 5 तो 10 आ गया, यानी p आ गया। उसके बाद फिर हम लोग q फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, कौन सा, L1 और L3, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 और 3 से, ठीक है। इसमें से जब हम लोग Q को फाइंड करेंगे तो Q हम लोग का आ जाएगा कितना, Q बराबर आपका आ जाएगा 48, ठीक है। तो 48 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो z बराबर 3x1 + 5x2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग का निकालना है, कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम लोग का कॉमन फिजिबल रीजन का 2 पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 8, ठीक है, और ये हो गया आपका 10 5, ठीक है, सारा निकल गया। अब हम लोग को कॉमन फिजिबल रीजन तो हम लोग का क्या हो गया, कौन सब, देखिए ओ कॉमन फिजिबल रीजन की अगर बात करें, कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है, तो कौन वाला पोर्शन हो गया, देखिए ओ, ठीक है, ओ के बाद यहाँ पे सी लिया हूँ यहाँ पे तरफ, ठीक है, तो सी पॉइंट ये हो जाएगा सी के बाद पी के बाद क्या हो जाएगा क्यू,
Q के बाद E, E के बाद O, ये वाला पोर्शन कॉमन फिजिबल रीजन हो गया मेरा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है मैक्स जेड, ठीक है। मैक्स जेड के लिए हम लोग सबसे पहले जितना भी पॉइंट है कॉमन फिजिबल रीजन को, ठीक है, कंटेन जो करता है वहां पे हम लोग मैक्स जेड निकालते हैं। तो मैक्स जेड निकालिए, तो जेड एट 0 0 पर पहले निकाल लीजिए, तो 0 0 पर वो 0 ही देगा। फिर जेड एट उसके बाद सी पर निकाल लीजिए, तो जेड एट 15 0, ठीक है, बराबर जेड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड बराबर होगा, ठीक है, जेड बराबर 0, यहाँ पे फिर जेड बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग इसमें रखेंगे 15 को, तो क्या हो जाएगा 15 × 45, 15 × 45, ये वाला पोर्शन 0, तो 45, ठीक है। उसके बाद जेड एट कहाँ पे निकालना है, जेड एट फिर हम लोग निकालना है पी पर, तो पी पर निकालिए 10 5, ठीक है। तो जेड बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसमें हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो रख देंगे यहाँ पर हो गया 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद जेड एट कहाँ पे निकालेंगे, क्यू पर निकाल लीजिए, क्यू कितना है 48, ठीक है। तो 48 को जब हम लोग z में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, यहाँ पे रखिए, जब हम लोग इस पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, यानी क्या होगा 4 × 12, 12 और 8 × 5 40, 40 और 12 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। और z एट अब e पर निकाल लेंगे, e मेरा क्या है 08, ठीक है। इस पर z की वैल्यू क्या आएगी, तो z की वैल्यू यहाँ पे x बराबर 0, ये वाला पोर्शन 0, और ये क्या हो गया 8 है, तो 8 × 5 40, ये 40 हो गया। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है z मैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि z मैक्स अगर आप मैक्सिमम वैल्यू किस में दे रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, तो z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रहा है आपका यहाँ पे, यानी P पॉइंट पर, ठीक है। तो यानी Z मैक्स का जो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x1 की वैल्यू 10, ठीक है, और x2 की वैल्यू 5, ठीक है, और मैक्स Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स Z की वैल्यू हो जाएगी आपका 55, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट भी किया और ख़त्म भी कर दिया, इसके बाद हम लोग सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।